जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम फिर हाजिर हैं आपके लिए कौन सेशन लेकर अपने सब्जेक्ट का एक नया पार्ट जो कि पॉलिटिकल साइंस पे बेस्ड है। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले तो पावर शेयरिंग क्या होती है? सत्ता की साझेदारी। साझेदारी मतलब बांटना, आपस में डिसेंट्रलाइज करना पावर को। पावर शेयरिंग में हम क्या पढ़ेंगे? पावर को किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ताकि कार्य को आसानी से किया जा सके। ठीक है भैया। तो इसमें पढ़ना क्या है हमें? सबसे पहले तो इसमें समझना है कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। उसके लिए हमें दो कंट्रीज का एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है उसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहली कंट्री है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। इसी कंपैरेटिव स्टडी करने पर ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। एक तो बेल्जियम है, दूसरी श्रीलंका। बेल्जियम आप जो कंट्री है ये आप अगर अपने एटलस में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी फ्रांस और जर्मनी के आसपास यूरोप में। और श्रीलंका मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, फिर भी जान लीजिए। श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में है। भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो नीचे लटका हुआ दिख जाता है, छोटा सा देश है। इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे पावर शेयरिंग को लेकर किस तरह से समस्या हुई और किस तरह से उसे सॉल्व किया गया, इसको समझने के बाद ही हमें समझ आएगा कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है और भारत में कैसी है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कि बेल्जियम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेल्जियम के बारे में जैसा बताया कि यूरोप में एक कंट्री है। ये 1950-60s के आसपास की बात देखेंगे। इसमें मैप बहुत अच्छा नहीं बन पाया पर जैसा बना यही है, अब इसमें ही पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर विवाद क्या था? यहाँ पर कई भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक, कई भाषा बोलने वाले लोग थे जो ज़्यादा संख्या में ज़्यादा थे। उनके पास पावर कम थी। पावर का मतलब आप मनी से भी देख सकते हैं, मनी पावर। लेकिन लोगों की संख्या की कम भाषा बोलने वालों की ज़्यादा थी। ठीक है। और अक्सर यही समस्याएं आती रहती हैं हर जगह। तो देखिए अगर कि एक क्षेत्र था फ्लेमिश जहाँ पर डच बोली जाती थी। आप यहाँ देखेंगे 59% जनसंख्या फ्लेमिश में रहती थी जो डच बोलती थी। सीधा सीधा ये फ्लेमिश का भाग है जहाँ पर डच बोली जाती थी, डच लैंग्वेज। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरी जो सबसे बड़ी थी वो थी फ्रेंच बोली जाने वालों की संख्या। ये थी रहती थी वेलोन में। और बच्चा 1% जो बचे वो जर्मन बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज। ये सिर्फ 1% थे। ये है ब्रुसेल्स जहाँ पर 80-60 के रेशियो में फ्रेंच और डच बोली जाती थी। 80-20 के रेशियो में फ्रेंच और डच बोली जाती थी। 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। ब्रुसेल्स जो है यहाँ की राजधानी। 80% लोग यहाँ के फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। तो विवाद क्या था? जब बेल्जियम में बात आई एक गवर्नमेंट बनाने की, एक लोकतंत्र बना। ठीक है। वहाँ पे एक लोकप्रिय सरकार बनाने की बात आती है तो हम देखते क्या है कि चूँकि डच बोलने वाले ज़्यादा हैं, ये चाहते हैं कि हम पावर में हों। फ्रेंच बोलने वाले के पास धन ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट में तो सभी रहना चाहते हैं। तो ये समस्याएं आने लगी और यही ठीक समस्या जो है हमें श्रीलंका में देखने को मिलती है। कब? 4 फरवरी 1948 के बाद। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है आज़ाद होता है। हमारे बाद हुआ ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स से। उसके बाद यहाँ पर क्या समस्या आती है? यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिंगली जाति कहीं या फिर यूँ कह लें कि सिंगली भाषा भी बोली जाती थी। तो जाति क्या होती है? बेसिकली जो किसी एक कैटेगरी से जुड़े हुए लोग होते हैं उसे एक जाति का कहते हैं। तो 74% लोग सिंगली थे। ठीक है। बाकी 18% तमिल थे, तमिल बोलने वाले थे। ठीक है, इसलिए उन्हें तमिल कहते हैं। तो 18% में कैसे थे? भारतवंशी तमिल थे 5%। भारतवंशी तमिल क्या कैसे?
और दूसरे थे श्रीलंकाई तमिल 13%। उस समय वहाँ की राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, अब वहाँ की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम है। ठीक है, तो भारतवंशी तमिल का मतलब क्या है? भारतवंशी तमिल का मतलब है कि ऐसे भारतीय लोग जो तमिल से या भारत से जाने का मतलब, चूंकि अंग्रेज ले गए थे उन्हें चाय और कॉफ़ी की बागानी के लिए, तो ले वहीं से कहीं जाएंगे जहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो ऐसे भारतवंशी लोग जो वहाँ पर श्रीलंका ले जाए गए अंग्रेजों द्वारा, भारत के लोग बागानी करने के लिए, तो वो 5% थे। और श्रीलंकाई तमिल वहाँ के मूल निवासी हो चुके थे, या तो वहीं के थे या फिर बहुत पहले से वहाँ जा चुके थे, तो उन्हें वहाँ का मूल निवासी कहा जा सकता था, लेकिन वो तमिल बोलते थे। ठीक है, ये श्रीलंका का मैप है, जो ऊपर जाफना महाद्वीप है, इसके बारे में भी हमें देखना है थोड़ा सा इसकी चर्चा आएगी तो जान लीजिए ये जाफना द्वीप है, सॉरी जाफना महाद्वीप नहीं, जाफना द्वीप। सिंगली 74% थे, भारतवंशी तमिल 5% थे, श्रीलंकाई तमिल 13% थे। अब इसमें हम देखते हैं कि जातियां के अलग अलग जातियों के आधार पर भी, जिन जातियों को हम जानते हैं, अगर देखें तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई और बौद्ध, सिंगली जो थे ये ज़्यादातर बौद्ध थे, सभी नहीं पर ज़्यादातर बौद्ध थे। भारतवंशी तमिल जो थे इसमें हिंदू और मुसलमान ज़्यादा थे। इसके अलावा 7% थे ईसाई। ये दोनों भाषाएं बोलते थे, दोनों। कौन कौन सी? सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। ठीक है, सिंघली बोलने वाले ज़्यादातर बौद्ध थे क्योंकि वो श्रीलंका के मूल निवासी थे। तमिल बोलने वाले ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान थे। उसके अलावा 7% जो थे ईसाई थे, जो कि दोनों भाषाएं बोलते थे। कौन कौन सी? सिंघली और तमिल। तो ये तो थोड़ा सा था जो इसका कंपैरिजन अगर हम देखें। इसके बाद हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे, अलग अलग श्रीलंका और ब्रुसेल्स में क्या समस्याएं रही और उन्हें इन्होंने हल क्या किया, कैसे किया। ठीक है भैया। तो अभी तक हमने वहाँ इन दोनों देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अब देखते हैं श्रीलंका में हुआ क्या। श्रीलंका में क्या हुआ कि 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका औपनिवेश नहीं रहा, आज़ाद देश हो गया। ठीक है भैया। तो अब आज़ाद देश होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, कहीं भी एक गवर्नमेंट बनानी होती है जो वहाँ का संचालन करेगी, संविधान बनता है, वहाँ भी हुआ। तो अब चूंकि सिंघली आप देख रहे हैं यहाँ पे 74% है सिंघली, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वोटिंग भी हुई तो सरकार उनकी ही होनी है किसी भी तरह से। तो सिंघली सर जो थे वहाँ पर वो बहुमत में रहे, वो गवर्नमेंट में ज़्यादा रहे। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि सिंघलियों के ज़्यादा होने से कुछ कानून ऐसे बनाए गए, कुछ नियम ऐसे बनाए गए जिससे कि तमिलों को ये लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। किसी भी देश में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अगर वहाँ के लोगों को असंतुष्ट कर दिया जाए किन्हीं भी कारणों से, उन्हें यह महसूस होने लगे कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा, तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। जैसा कि हमेशा से अंग्रेज करते हैं, वहाँ भी यही किया था। अपने यहाँ हिंदू मुसलमान किया, वहाँ पर सिंघली तमिल किया, तो वहाँ के लोगों को असंतुष्ट कर दिया। ऐसा पहले से भी कुछ होता रहा होगा, अपने यहाँ भी हुआ, पाकिस्तान बना, वहाँ भी यही करने की एक कोशिश रही थी उनकी। क्योंकि एक दिन में तो कुछ होता नहीं, वह तो काफ़ी लंबे समय से रहा होगा। तो सिंघलियों की एक सरकार बन गई, यूँ कहें सरकार तो श्रीलंका की बनी, लेकिन इसमें सिंघली अधिक मात्रा में रहे, इसलिए समझिए उनकी ही सरकार रही, जो चाहा उन्होंने कर दिया। तो देखिए वहाँ पे हुआ क्या क्या कि सबसे पहले तो कोई ऐसी राजभाषा घोषित नहीं की गई थी। 1956 में क्या किया इन्होंने, कानून बनाए कुछ 1956 में, जिसके तहत
सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, एकमात्र राजभाषा। एकमात्र लिखने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया में हिंदी को राजभाषा का दर्जा जरूर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा 21 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है भैया, तो वहाँ पे तमिल की मान्यताएं ही लगभग समाप्त कर दी गई, सिंगली को राजभाषा बना दिया गया। दूसरा क्या, ज़्यादातर बताया मैंने आपको, सिंगली ज़्यादातर बौद्ध थे, तो बौद्ध मत को संरक्षण के लिए नियम बनाए गए। बौद्ध मत के संरक्षण का मतलब बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करेंगे। धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ जो हम करते हैं भारत में बैठकर, तो देखें कैसे कैसे स्थितियाँ रही हैं कहाँ कहाँ। तो बौद्ध मत के लिए अलग से नियम, अलग से उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बौद्ध मत का प्रचार प्रसार होगा वहाँ पर, क्योंकि बहुसंख्यक समाज वहाँ का बौद्ध मत का है, बाकी हिंदू मुसलमान बाकी ईसाई, इनके लिए फैसिलिटीज़ कम होंगी। और क्या, ये तक तो यहाँ तक तो चलिए फिर भी कुछ ठीक रहा। आगे देखिए क्या होता है, नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में यहाँ पर सिंगलियों को प्राथमिकता देने लगी। मतलब सबसे पहले जॉब उनको मिलेगी, किसको, सिंगली बोलने वालों को, सिंगली लोगों को। उसके बाद बचती है तो तमिलों को। ठीक है, तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई, ऐसे कानून बनाए गए। देखिए, अब ऐसा कुछ अगर होता है, कुछ भी अगर हो रहा है ऐसा कुछ जिससे हम असंतुष्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो हमें भेदभाव लगे या कोई भी और कारण जिसके कारण हम असंतुष्ट होते हैं, तो क्या होता है, दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है। धीरे धीरे नफरत की भावना पैदा होती है। सबसे पहले तो डर पैदा होता है, फिर वो डर धीरे धीरे नफरत में बदलता है। तो हुआ यहाँ भी वही, इनके साथ भेदभाव हुआ तमिलों के साथ, तो इनके मन में एक नफरत की भावना पैदा होने लगी। इन्होंने सबसे पहले तो लीगल तरीके से काम करना शुरू किया, लीगल तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया, फिर अपनी पार्टियां बनाई ना। पहले तो लीगल तरीके से मांग की, हमें नौकरियों में समानता मिले, हमें विश्वविद्यालयों में समानता मिले, हमें राजनीति में समानता मिले, राजनीतिक समानता मिले। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि उसी समय भारत भी एक उभरता हुआ नया राष्ट्र समझिए, आज़ाद हुआ राष्ट्र था और पड़ोसी राष्ट्र था, तो यहाँ की स्थिति देखकर और श्रीलंका की स्थिति देखकर लोग प्रभावित तो होते ही थे कि भारत का संविधान कैसा है और हमारे यहाँ के नियम कैसे बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और भी बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन उससे कुछ खास फायदा इनको हुआ नहीं, मांगे मानी नहीं गई। फिर तमिलों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू की, कई विभिन्न पार्टियां बनी, और जब उससे भी बात नहीं बनी कि इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सरकार बनाने का फैसला किया। इलम जो यहाँ पे वर्ड आता है, इलम, इसका मतलब होता है सरकार। अपनी सरकार बनाने का फैसला किया। जिसको इन्होंने कहा था, उसके बाद इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको इन्होंने कहा था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। इलम का मतलब यहाँ पर सरकार है, ठीक भैया, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। और जब ऐसी स्थिति हुई कि इन्होंने अपनी एक सरकार का ही घोषित कर दी कि हमारी अलग स्वतंत्र सरकार है, हम मानते नहीं आपकी सरकार को, हमारा एक अलग क्षेत्र होगा जिस पे हमारी सरकार होगी। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, गृह युद्ध ही होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, दंगे होते हैं, मारपीट होती है ना। तो वही हुआ, गृह युद्ध की स्थिति बन गई, गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में किसके बीच। देखिए, युद्ध जो होता है वो भी देखा जाता है किसके बीच हुआ। गृह युद्ध में तो सब आपस में लड़ते मरते ही हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि राजनीतिक कारणों से सिंगली और तमिलों में युद्ध होने लगा, आंतरिक युद्ध। अभी भी आप देखेंगे श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ये गृह युद्ध चला 2009 तक, 2009 तक।
1948 में ये आज़ाद हुए, 2009 तक लड़ते ही रहे। ये एलटीटी बन गया, राजनीतिक पार्टियां बन गई, अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी। बहरहाल इन्हें मान्यता तो नहीं मिली थी स्वतंत्र देश या स्वतंत्र सरकार की, फिर भी इन्होंने बहुत प्रयास किया। एक दो बार भारत ने वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश भी की, पर वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। एक बार IPKF के नाम से इन्होंने एक इंडियन कोशिश की, भारत ने एक कोशिश की थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजकर, जिसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी मारे गए थे। जो भी था, यहाँ पे समस्या क्या थी ये समझिए। समस्या ये थी कि बहुसंख्यक जो थे सिंघली थे, और इन्होंने बहुत अत्याचार किया तमिलों पर, जिसका परिणाम ये हुआ कि गृह युद्ध तक की स्थिति आ गई। एक स्वतंत्र सरकार उन्होंने घोषित कर दी और गृह युद्ध तक की स्थिति आ गई। एक तो ये इनका तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम देखेंगे बेल्जियम में क्या रहा, क्योंकि बेल्जियम में भी ऐसा ही था, बहुसंख्यक तबका जो था एक, और दूसरा जो अल्पसंख्यक तबका था वो ज़्यादा पावरफुल था। बहुसंख्यक तबके पैसे के क्षेत्र, पैसा उनके पास ज़्यादा था, बाकी सभी चीज़ें उनके पास ज़्यादा थी, सुविधाएं उनके पास ज़्यादा थी। यहाँ पर चूंकि सरकार में ये आ गए तो उनके पास सुविधाएं भी ज़्यादा हो गई ना भैया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि समझिए कि पैरेलल उन्होंने सरकार चलाने की कोशिश की, जो कि चला नहीं। जैसा कि आप देखेंगे अफगानिस्तान में कुछ समय बाद वहाँ पे उन्होंने अब किस तरह से एक नया राजतंत्र टाइप का कुछ अपना स्थापित कर लिया। कुछ दिन तक पैरेलल चला था, तो उसी तरह से पहले एक छोटे क्षेत्र में रहे, फिर बड़े क्षेत्र में कब्जा कर लिया। ये तो श्रीलंका की स्थिति रही। अब इसके बाद हम बेल्जियम देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं दोनों को। तो हमने श्रीलंका की समस्या को देख लिया, अब हम देखते हैं बेल्जियम की समस्या क्या थी और वहाँ के लोगों ने क्या किया। देखिए, समस्या तो हम इन दोनों देशों को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि समस्या दोनों देशों की समान ही थी। क्या थी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, क्योंकि समस्याएं तो और भी देशों में होती है ना, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग थे, अलग अलग बहुसंख्यक जो समाज था वो अल्पसंख्यक पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता ही है, यहाँ भी पड़ा। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो दो समाज थे वो क्या थे मुख्य, एक तो डच भाषी था, मतलब डच बोलने वाले लोग जो फ्लेमिश में रहते थे, ये लगभग थे 59%, और दूसरे थे फ्रेंच बोलने वाले जो वेलन में रहते थे, ये थे 40%। बचे 1% जर्मन बोलते थे। और ब्रुसेल्स जो यहाँ की राजधानी है, ब्रुसेल्स कैपिटल है यहाँ की, यहाँ पर उल्टा था। क्या था कि 80% लोग ये बोलते थे फ्रेंच, मतलब ब्रुसेल्स में ज़्यादा संख्या में कौन थे, फ्रेंच बोलने वाले, और 20% डच बोलते थे। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था, 80-20 का रेशियो था, लेकिन फ्रेंच और डच का था। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो डच बोलने वाले 59% थे और फ्रेंच बोलने वाले 40%। ब्रुसेल्स में इसका उल्टा था। तो समस्या तो यहाँ भी वही थी, ज़्यादा बोलने वाले जो थे वो अपना प्रभुत्व चाहते थे। और एक यहाँ जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, इनके पास धन अधिक था, किसके पास, फ्रेंच बोलने वालों के पास। संख्या में कम थे, फ्रेंच भाषी जो थे संख्या में कम थे, लेकिन पैसा इनके पास बहुत था। तो पैसा देखिए, देश आज़ाद हुआ उस समय, माफ कीजिए, जिसके भी पास पैसा होगा उसके पास फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी, पावर ज़्यादा होगी। लेकिन जब संख्या बल पर बात आती है तो सरकार में अगर जिसकी संख्या ज़्यादा वो सरकार में, अगर जब बात सामुदायिक बात आ जाती है तो सरकार में तो वही जिसकी संख्या ज़्यादा। तो ये भी एक समस्या रही यहाँ पर, जिसके कारण वही स्थिति लगभग यहाँ पर भी हो सकती थी जो कि श्रीलंका में हुई, कि लड़ जाते भिड़ जाते, आपके पास पैसा है, हमारे पास लोग हैं, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ अलग, इसीलिए हम दोनों देशों पढ़ रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, समस्या हुई, गृह युद्ध हुआ, इतने सालों तक वो लड़ते रहे, 1948 से 2009 तक लड़ते रहे। और यहाँ पे क्या हुआ, 1970
और 93 के बीच लगभग इन्होंने क्या कुछ नियम बनाए, अपने संविधान में संशोधन किया। क्या नियम क्या बने? इन्होंने नियम बनाया कि गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होगी, और कोई भी कानून बनाने से पहले जो मिनिस्टर्स होंगे, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, सांसद नहीं, मिनिस्टर्स, मंत्री, जितने डच होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे, और कोई भी कानून बनाने से पहले डच और फ्रेंच दोनों सांसदों की बराबर सहमति चाहिए होगी। ठीक, ये तो हो गई पूरे देश के लिए एक तरीके से। और क्या, अभी तो देखिए समस्या क्या है, यहाँ पर जो है फ्लेमिश में डच भाषी ज़्यादा है, इनकी समस्याएं अलग है। यहाँ पर फ्रेंच भाषी ज़्यादा है, कहाँ पे? वेलन में, इनकी समस्याएं अलग हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने राज्य सरकारों का गठन किया, कहा कि चलिए, और राज्य सरकारें होंगी जो अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को देखेंगी, क्योंकि क्षेत्र अलग होगा तो समस्याएं भी अलग होंगी। यहाँ तो समुदाय की ही बात थी पूरे, क्योंकि फ्रेंच भाषी जो थे इनके पास पैसा तो था, डच भाषी जो थे इनके पास पैसा ही नहीं था, तो इनकी समस्या, पैसा वालों की समस्या अलग, बिना पैसा वालों की समस्या अलग, पढ़े लिखों की समस्या अलग, कम पढ़े लिखों की समस्या अलग। ठीक है, तो फैसिलिटीज जिनके पास उनकी समस्या अलग है, जिनके पास नहीं उनकी समस्या अलग है। तो इन्होंने क्या किया, राज्य सरकारों का गठन किया। राज्य सरकारें, छोटे छोटे क्षेत्र को दे दिया अलग अलग सरकारों को, और वो जो राज्य सरकारें होंगी, राज्य सरकारें ये केंद्र के अधीन काम नहीं करेंगी। इनका पावर जो होगा जिस क्षेत्र में, उसमें केंद्र दखल नहीं देगा, और केंद्र के कामों में ये दखल नहीं देंगी। ऐसा भारत में भी है, आप अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। राज्य सरकारों का काम जो है वो क्षेत्रीय कार्य है, लोकल वर्क, उसमें केंद्र कोई दखल नहीं देगा। वो आप अपने तरीके से करिए, उसे रिजॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें केंद्र दखल नहीं देगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपकी वो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको आप हल कीजिए, उनके लिए काम कीजिए, और जो केंद्र सरकार की केंद्र के सेंटर पूरे देश के लिए जो समस्या है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो इन्होंने क्या किया कि राज्य सरकारें बनाई, और उससे भी अच्छा काम क्या किया, फ्रेंच और डच, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेंच और डच इक्वल कर दिए। जितने फ्रेंच मिनिस्टर्स उतने ही डच मिनिस्टर्स, जितने फ्रेंच बोलने वाले मंत्री उतने ही डच बोलने वाले मंत्री, और कोई भी कानून बनाने से पहले फ्रेंच और डच दोनों सांसदों, जो फ्रेंच भाषी और डच भाषी सांसद, क्योंकि सांसद भी तो उसी तरह से होंगे ना जिस तरह का समुदाय होगा, तो फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले सांसदों का बहुमत जरूरी है कोई भी कानून बनाने से पहले, एक के आधार पर नहीं। अब क्या कि ये तो पूरे देश के लिए हो गया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ब्रुसेल्स में मामला उल्टा है। ब्रुसेल्स में क्या है, राजधानी में वहाँ की, यहाँ पे अभी अब तक हमने देखा कि डच बोलने वाले बहुसंख्यक थे, डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, फ्रेंच बोलने वालों की कम थी। ये किसके लिए? पूरे देश के लिए। पूरे कंट्री में डच बोलने वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राजधानी में ब्रुसेल्स में इसका उल्टा है, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, डच बोलने वाले कम हैं। फ्रेंच बोलने वाले ब्रुसेल्स में ज़्यादा है, 80% है फ्रेंच बोलने वाले, 20% है डच बोलने वाले। अपोजिट, उसका एकदम बिल्कुल अपोजिट जैसा पूरी कंट्री में था। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट ही बना दी, कहा कि राजधानी का काम अलग गवर्नमेंट देखेगी। ठीक, ब्रुसेल्स की अलग गवर्नमेंट होगी, वहाँ का काम अलग सरकार देखेगी, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। और यहाँ पर हाँ, सबसे मुख्य बात, अलग गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच और डच दोनों का प्रतिनिधित्व तो समान होगा। भले ही फ्रेंच 80% हैं, डच कम है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो समान होगा, जितने फ्रेंच उतने ही डच। अभी तो समस्याएं हल होंगी ना भैया। किसी एक नज़रिए से सोचने पर बात कभी हल नहीं हो सकती। दोनों इसीलिए बहस होती है, विवाद जब भी कोई बात होती है तो कहा जाता है किसी भी विवाद का हल हमेशा बातचीत से होता है। हम आपको अपना विचार बताएं, आप हमें अपने विचार बताएं, तो ही उसका हल निकाला जा सकता है। लड़ाई से किसी समस्या का हल नहीं निकलता।
तो सीधी सी बात है, ये अपने विचार बताएंगे, ये अपने विचार बताएंगे, तो समस्या का हल निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रुसेल्स में सरकार होगी, राजधानी में जो सरकार होगी, वहां पर प्रतिनिधित्व तो दोनों का समान होगा। अब आप बातचीत करके समस्या का हल निकालिए। 3 चीजें इन्होंने जो मुख्य की, सबसे पहली क्या, सबसे पहले तो किसी भी सरकार में फ्रेंच और डच, किसी भी सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी। वहां पे कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों के मत की आवश्यकता होगी, सांसदों की, फ्रेंच और डच सांसदों के मत की आवश्यकता होगी, बहुमत से पास होना चाहिए, फ्रेंच और डच दोनों के बहुमत से। दूसरा, राज्य सरकार का गठन किया, प्रांतीय समस्याएं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए। अब फ्रेंच की जो एक ही जगह देख रहे हैं आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्लेमिश में 59% लोग रह रहे हैं और लगभग सब डच बोल रहे हैं, तो यहाँ की समस्या बिल्कुल अलग है इन कंपेरिजन टू फ्रेंच वेलन, इन कंपेरिजन टू वेलन जो फ्रेंच बोल रहे हैं। वेलन जो जगह है वहाँ पे 40% लोग रह रहे हैं और सब लगभग फ्रेंच बोल रहे हैं, तो यहाँ की समस्या अलग है। यहाँ जर्मन बोलने वाले एक जगह लगभग रह रहे हैं, अगर हम देख लगभग जर्मन 1% है तो वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वेलन में 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं, 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोल रहे हैं, माफ कीजिए 40% लोग रह रहे हैं और वो ज़्यादातर फ्रेंच बोल रहे हैं, तो उनकी समस्याएं अलग हैं। तो इसलिए राज्य सरकारें होंगी जो क्षेत्रीय समस्याएं देखेंगी, केंद्र सरकार होगी जो राष्ट्र के लेवल की समस्या में विदेश नीतियां हो गई, ऐसी चीजों को देखेगी। लेकिन उसमें भी फ्रेंच और डच दोनों का बहुमत चाहिए होगा कि कोई भी कानून बनाने के लिए, और नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल होगी। किसमें? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रेंच और डच का इक्वल होगा। किसी भी समस्या पर कोई भी कानून बनाने से पहले फ्रेंच और डच सांसदों का बहुमत चाहिए होगा, ये पहला। दूसरा, राज्य सरकारें जो होंगी वो स्वतंत्र होंगी, केंद्र उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता, उनके कानूनों में कोई बाध्यता नहीं ला सकता, लेकिन वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करें। तो तीसरा, इन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स जहां पे बिल्कुल उल्टी स्थिति थी, फ्रेंच वहां पर ज्यादा थे, 80% फ्रेंच थे वहां पर, फ्रेंच बोलने वाले, और 20% डच थे। तो वहां पे क्या किया इन्होंने, अलग ही सरकार बना दी। आपका जैसे कि हमारे यहाँ होता है केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहां के लिए अलग गवर्नमेंट होती है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो केंद्र के अंडर में आता है। तो यहाँ पे केंद्र के अंडर में न करके इन्होंने कहा कि आपकी अलग सरकार है, आप अपने हिसाब से समस्याएं हल करो, लेकिन फ्रेंच और डच दोनों का प्रतिनिधित्व समान होगा। इसके बाद जो इन्होंने किया, एक अलग ही तरीके का काम, सामुदायिक सरकार। देखने में तो ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, कम्युनल गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। तो इनका काम क्या था, जैसे कि कम्युनल गवर्नमेंट अगर यहां पे है कोई, तो इनको चुनेंगे डच लोग, ठीक है, क्योंकि यहां पे डच है ना, तो डच लोग चुनेंगे। और इनका काम क्या है कि आपकी भाषा संस्कृति, यहाँ की भाषा संस्कृति और अन्य जो इन लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़ी समस्याओं को हल करना। क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे क्या है, ये लोग ज़्यादा समृद्ध थे, पैसे ज़्यादा थे इनके पास, तो शिक्षित भी ज़्यादा रहे होंगे। यहाँ की शिक्षा का स्तर यहाँ की शिक्षा के स्तर से अलग है, तो यहाँ की शिक्षा का समस्या, यहाँ की शिक्षा की समस्या यहाँ की शिक्षा की समस्या से भी अलग होगी। जैसे कि अगर देखें, एक साउथ इंडियन या फिर यूँ कहें कि तमिलनाडु में रहने वाला इंसान और एक उत्तर प्रदेश में रहने वाला इंसान, ये शिक्षा हिंदी में लेना, इसके ग्रहण करना आसान होगा, हिंदी में शिक्षित जल्दी होगा अगर उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो, क्योंकि वहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तमिलनाडु की तमिल है। तो ये सारी समस्याएं जो वहाँ की संस्कृति का संरक्षण है, शिक्षा, भाषाई समस्या, ये सब कौन देखेगा, ये सामुदायिक सरकार देखेगी। सामुदायिक सरकार का मतलब वहाँ की कम्युनल गवर्नमेंट, वहाँ की कम्युनिटी के लिए होती थी। ये अपने यहाँ भी होती है, पंचायतें होती हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कि यहाँ की कम्युनिटी में जो हैं ज़्यादा वही चुनेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऐसे, यहाँ हम अपने यहाँ सब चुन सकते हैं, वहाँ पर ऐसा है कि जिस कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट है वो चुनेंगे, सब उसमें चुनाव में नहीं जाएंगे, चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।
तो ये इन्होंने किया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, गृह युद्ध की स्थिति नहीं हुई, यहाँ की समस्या हल हो गई। और इसी सब को देखते हुए बाद में जब यूरोपियन यूनियन में बना तो ब्रुसेल्स को वहाँ पर ब्रुसेल्स में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि उस जगह को उस देश की समझदारी सूझबूझ को देखा गया कि किस तरह से वो लोगों को संभाल रहे हैं। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट है, इसलिए कोई बहुत इसमें समझने वाली बात इतनी है जितनी लिखी हुई है कि मिनिस्टर्स डच और फ्रेंच इक्वल होंगे सेंट्रल में, राज्य सरकारों पर कोई भी केंद्रीय दबाव नहीं होगा, ब्रुसेल्स की अलग सरकार होगी जिसमें सबका प्रतिनिधित्व समान होगा, सामुदायिक सरकार होगी। सामुदायिक सरकार का काम क्या है, इतना ही समझना है। क्वेश्चन भी लगभग यहीं से बनते हैं, सामुदायिक सरकार का काम पूछ लेता है। ब्रुसेल्स ने अपनी समस्या को किस तरह हल किया, श्रीलंका और ब्रुसेल्स की समस्या में क्या अंतर था, श्रीलंका और ब्रुसेल्स की समस्या को समाधान में क्या अंतर था, क्वेश्चंस को हम फिर देखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब क्या है भैया, पावर शेयरिंग में हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी, अभी तक जो दोनों देशों के बारे में पढ़ा उसमें हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी होती कैसी है। जैसे कि श्रीलंका में उन्होंने किया नहीं, अपने पास ही सारी पावर रखी तो समस्याएं आई। ठीक, और क्या हुआ उसके बाद बेल्जियम में हमने क्या देखा, उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने पास ही नहीं रखी सारी पावर, एक दूसरे में बांट ली। चलो इतना काम तुम देखो, इतना हम देखते हैं, ये समस्या आती है तो तुम देख लो, ये समस्या आती है तो हम देख लेते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का युद्ध, गृह युद्ध, मनमुटाव, विचारों का भेदभाव नहीं रहा, समाप्त हो गया, जो भी था वो समाप्त हो गया। अब ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है कि कितने तरीके से पावर शेयरिंग की जा सकती है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि पावर शेयरिंग करने से समस्या समाप्त होती है, ये समझ में आ गया। पावर शेयरिंग करने से क्या होता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। आप हमारे क्षेत्र की समस्या की हम हल कर रहे हैं आपके लिए, आप भी हमारे क्षेत्र की करोगे ही। ठीक, एक तो ये हो जाता है। दूसरा क्या कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ता है ना। तो अब देखते हैं, अच्छा ठीक है, सत्ता की साझेदारी होती है, तो ठीक है, होती कितने तरीकों से, हो कितने तरीकों से सकती है। ठीक, तो अगर इसमें देखें तो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज वितरण। इसमें क्या क्या आती है, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर हम समझें, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसे अगर देखें, मतलब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक समान, एक ही स्तर पर, वहीं ऊपर नीचे नहीं, एक ही लेवल की पावर सबके पास है। अगर इसे हम पावर लाइन कहते हैं, इसे हम अगर कहते हैं पावर लाइन है, तो अगर हम इस पे देखें कि इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर कितनी, तो सभी की पावर एक समान है ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। इस पे खड़ा होने वाला हर आदमी एक ही पावर का है, सभी के पास पावर समान है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी, पावर की। तो इसको तीन पार्ट में बेसिकली देखते हैं। क्या, एक तो हो गई विधायिका, दूसरी हो गई कार्यपालिका, तीसरी हो गई न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी। तो विधायिका में क्या क्या आ जाता है, हमारा पार्लियामेंट आ जाता है, सबसे मेन इसमें जो आता है वो तो पार्लियामेंट ही है। हम अगर देखें सभी देशों को एक कॉमन लेके जाए तो पार्लियामेंट, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, विधायिका के अंग हैं। ठीक है भैया, तो ये सब जो है विधायिका के अंग हैं। और दूसरा क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका में सारे जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ये कार्यपालिका का अंग है। जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका, अपनी कोर्ट्स जो हैं, जजेस, ये सब जुडिशरी का पार्ट है। तो इनकी पावर को हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल पावर है। कैसे कैसे हॉरिजॉन्टल है, देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब है, मैंने क्या कहा कि पावर लगभग सबकी समान है, पावर ऊपर नीचे कम ज़्यादा किसी की नहीं है। अगर कोई कानून बनाया जाता है विधायिका द्वारा, तो उसे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी, कार्यपालिका की। ठीक है, और बिना कार्यपालिका की सहायता से कानून भी कैसे बनाओगे आप, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्हें करती होती है, रिपोर्ट देनी होती है। कोई भी कानून बनाने से पहले एक रिपोर्ट देनी होती है, क्या इस कानून को लागू किया जा सकता है, जो सरकार मांगती है
वो काम किसका होता है? कार्यपालिका का। वो सर्वे करेगी, फिर बताएगी किया जा सकता है या नहीं। तो उसे लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। उसके बाद न्यायपालिका कैसे? देखिए, न्यायपालिका जो है वो कोई भी कानून रद्द कर सकती है, निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका जो है कोई भी कानून निरस्त कर सकती है अगर उसे लगता है कि संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी पावर इससे भी कम नहीं है। इसकी पावर कम तो है नहीं, किससे? क्योंकि कानून बनाया किसने? विधायिका ने। निरस्त कौन कर रहा है? न्यायपालिका। इसका मतलब इससे अधिक है ना? नहीं अधिक है। कैसे नहीं अधिक है? देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि न्यायपालिका की पावर तो ज़्यादा है। नहीं अधिक है। देखिए कैसे। न्यायपालिका में जो बैठते हैं जजेस, उनकी नियुक्ति कौन करता है? विधायिका। विधायिका का ही हिस्सा, एक तरीके से हिस्सा है। कार्यपालिका का हिस्सा है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख है। विधायिका का हिस्सा है ना। और उनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जजेस को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के देखें तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक सर्कल सा बनता है कि ये आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो देखेंगे सारी पावर्स लगभग सेम है। आप इन पे डिपेंडेंट है, आप इन पे डिपेंडेंट है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे क्या हमें देखने को मिलता है? ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या? देखिए, एक तो होती है सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हमने देखा सेंट्रल पावर में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी क्या? प्रांतीय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट, ये कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगह पे नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय अलग हैं। जैसे हमने बेल्जियम में देखा, वैसे ही अपने यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय अलग हैं। उनका विषय क्या है? मुद्रा है, मनी है, विदेश है, ऐसी सुरक्षा की समस्याएं हैं, आंतरिक सुरक्षा भी उन्हीं के अंदर में। राज्य के क्या विषय है? पुलिस है, ठीक है। ऐसे स्थानीय गवर्नमेंट का क्या काम है? रीजनल गवर्नमेंट का, उनका काम है रीजनल प्रॉब्लम्स को देखना, स्थानीय समस्याओं को देखना, उनका प्रॉब्लम उनका काम है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है और किसी के पास और कम पावर है। ये गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे सकती है कुछ कामों में, सभी कामों में नहीं, कुछ कामों में। लेकिन ये भी याद रखिए कि कुछ नियम बनाने के लिए, ऐसे कुछ नियम होते हैं जिसे बनाने के लिए केंद्र को भी राज्य की अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसे बनाने के लिए आप पार्लियामेंट में नहीं बना सकते। केवल आपको 2/3 जो है बहुमत जो चाहिए, 2/3, वो तो चाहिए ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चाहिए आपको 2/3 बहुमत। उसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी आपको उस कानून को पास कराना पड़ता है, तब वह कानून बनता है। तो ऐसा ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसके बाद आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की अपनी अलग पावर है, वो अपनी अलग क्षेत्र है, अलग पावर है, लेकिन उस पर भी केंद्रीय और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ पावर। तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं कर सकते। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर देने का मतलब है वो अपने कानून को अपने क्षेत्र को अपने हिसाब से चलाएंगे। फिर वो एक देश का हिस्सा कैसे रहे? अभी हम इसे फेडरलिज्म में अच्छे से समझेंगे, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड क्यों रहना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने यहाँ पे देखा, विधायिका कार्यपालिका पर डिपेंड है, कार्यपालिका न्यायपालिका पर डिपेंड है, और न्यायपालिका पर, इन दोनों पर अंकुश लगा सकती है, और न्यायपालिका भी विधायिका पर कहीं ना कहीं डिपेंड है। अब नियुक्ति तो यही कर रहे हैं, विधायिका ही कर रही है। किसकी? कार्यपालिका का प्रमुख और विधायिका का हिस्सा राष्ट्रपति ही कर रहा है। इसकी? सीजेआई का, इवन सीजेआई का, और औरों की भी करता है, इवन सीजेआई का। कार्यपालिका में भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कर रहा है? सीजेआई कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, शपथ वही दिलाता है। और राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को
शपथ दिलाता है उसकी नियुक्ति करता है। जितने भी IAS ऑफिसर, IPS IFS होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये दो चीजें होंगी। ये हम देख रहे हैं क्या, पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म हो सकते हैं ना, सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हो सकते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह में अगर देखें, जैसा हमने बेल्जियम में एक तो देखा था, वहाँ की भाषाई समस्याओं, संस्कृति की रक्षा, इन सब के लिए एक अलग गवर्नमेंट होती थी। ऐसे ही हम अगर देखें हमारे यहाँ क्या होती है, अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग अलग एक डिपार्टमेंट है, उनके लिए अलग बोर्ड होता है जो उनके हितों की रक्षा के लिए काम करता है। महिला अधिकार के लिए अलग होता है, मानवाधिकार अध्ययन के लिए अलग होता है बोर्ड। तो ये सब जो है सामाजिक समूह का हिस्सा है, सामाजिक समूह में आगे। उसके अलावा हमने जो देखा, इसके बाद हमारा जो लास्ट जो में बचता है, तो हम सबसे पहले तो इनको एक बार और समझ लें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आपस में डिपेंडेंट हैं। कैसे हैं? मैंने अभी बताया आपको कि विधायिका के 3 पार्ट, अगर मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट बात करें तो विधायिका के तीन पार्ट, LS यानी लोकसभा, RS यानी राज्यसभा, तीसरा कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करेगा? कार्यपालिका की। कार्यपालिका को कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। और CJI प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करेगा? न्यायपालिका की। जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है? ये। इन सब पर प्रतिबंध, इन सब पर किसी भी कानून को बनाए हुए इन सब के किन्हीं भी कानून पर प्रतिबंध लगा सकती है न्यायपालिका। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? कार्यपालिका। लेकिन किसी भी कानून को बनाने पहले सर्वे कौन करेगा? कार्यपालिका। तो कहीं ना कहीं घूम घूम कर हम सब फिर से वहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ से निकले यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ से निकले यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, इन तीनों में अगर समझें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने क्या देखा, केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय सरकार के अपने अलग विषय हैं, ठीक है, राज्य सरकार के अलग विषय हैं, स्थानीय सरकार के अलग विषय हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि समस्याएं सब जगह की अलग अलग हैं। इतने बड़े देश में समस्याएं अलग अलग होती हैं, और कुछ होती हैं जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं तो उनका समाधान करने के लिए केंद्रीय सरकार है। फिर हमने क्या देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कानून बनाने के लिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने के लिए केंद्र को भी राज्य से भी सहमति लेनी पड़ती है, राज्य से भी कानून को पारित कराना पड़ता है, उस विधेयक को पास कराना पड़ता है, तब जाकर उस पर कानून बनते हैं, और स्थानीय सरकार पर ये कानून बना सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, सामाजिक समूह, जिसमें हमारा आ जाता है, जैसे एक उदाहरण था अल्पसंख्यक समूह का, दूसरा महिला एवं बाल विकास के, जो महिला एवं बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उस पर हमारे कुछ बोर्ड होते हैं। उसके अलावा जो हम देखते हैं अलग ही, थोड़ा सा अलग ही लिख लेते हैं, तो क्या अलग अलग समूह होते हैं, या अलग अलग आप कहें कि एक स्तर हो जाता है, सामाजिक स्तर, या अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। जैसे कि व्यापारियों की समस्याएं अलग होंगी, नौकरशाहों की अलग होंगी, अन्य कर्मचारियों की अलग होंगी। तो इन सब की, मजदूरों की अलग होंगी। इन सबको अपना एक संगठन बनाने की छूट है, ये अपना संगठन बना सकते हैं। वो भी एक तरह की पावर शेयरिंग का ही तो हिस्सा भी है, वो भी अपनी पावर शेयरिंग का हिस्सा क्यों है? पहले तो ये सब अपना संगठन बना सकते हैं, नौकरशाह नहीं बनाते, नौकरशाह में सभी नहीं बना सकते, पुलिस नहीं बना सकती, IAS ऑफिसर नहीं बना सकते, अगर उन्हें बनाने की आवश्यकता भी नहीं, आर्मी नहीं बना सकती। तो व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर ये अपना संगठन बना सकते हैं। उस संगठन के तहत अपने लिए जो नियम बनाते हैं, अपने ही संगठन के तहत, अपने संगठन के तहत जो अपने क्षेत्र के लिए जो नियम बनाते हैं। जैसे कि व्यापारी संघ में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, आप इस सामान, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ के प्राइसेस तय किए जाते हैं कि इस सामान को इससे कम रेट में नहीं बेच सकते ना।
तो ये जो ऐसे ऐसे मजदूरों के लिए है, इतनी इससे कम मजदूरी पर आप काम नहीं करेंगे, वो मजदूरों ने खुद बनाया है। कुछ तो लोग संवैधानिक है, उसके ऊपर का जो रेट होता है वो खुद बना लेते हैं। जैसे अगर संवैधानिक बनाया गया कि एक कानून बनाया गया कि 200 रुपये मजदूरी होगी दैनिक, और उस मजदूर ने अपना संघ बनाया कि हम काम नहीं करेंगे अगर हमें 200 के अलावा 100 रुपये और नहीं मिलते, रिस्की वर्क है, हम इसमें 100 रुपये और लेंगे, तो वो नहीं करेंगे। वो भी तो एक सत्ता की साझेदारी का हिस्सा हुआ ना, वो भी उनकी अपनी अपनी पावर है, वो नहीं करेंगे। आप उन्हें जबरन काम नहीं करा सकते, तो ये भी एक तरीके का पावर शेयरिंग का हिस्सा हुआ। तो पावर शेयरिंग में इतना सब कुछ ही है। इसके अलावा जो कुछ एक दो चीज़ें बच जाती हैं वो क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन लेकर उसे देख लेंगे क्या क्या है। ठीक है भैया, आज के लिए ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में इतना ही। आगे अगला चैप्टर हमारा फेडरलिज्म है, उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।